वो हर जगह सराहे जा रहे थे। उनकी मौजूदगी में कमरा खामोश हो जाता था। हर शब्द में प्रभाव था, हर काम में परफेक्शन। लोग उन्हें एडमायर करते थे, शायद थोड़ा डरते भी थे। लेकिन एक चीज़ थी जो वो नहीं समझ पाए, पावर कभी बराबरी बर्दाश्त नहीं करती। और जो इंसान टॉप पर बैठा है वो सिर्फ लॉयल्टी चाहता है, कॉम्पिटेंस नहीं, कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं। सक्सेस इजंट ऑलवेज सेफ, स्पेशली व्हेन समवन अबव यू इज वॉचिंग। आज की ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ था, इंटेलिजेंस, चार्म, इन्फ्लुएंस, लेकिन उसने एक गलती कर दी। एक ही शाम में उसने सब कुछ खो दिया। क्या आपने कभी किसी को इतना प्रभावशाली देखा है कि उसकी काबिलियत उसकी सज़ा बन जाए? स्वागत है आपका अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम बात करते हैं पावर की साइकोलॉजी, उसकी काली परछाइयों और उन नियमों की जो दिखते नहीं पर चलते सब कुछ वही है। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उभरते हो तो आप खुद अपने पतन की स्क्रिप्ट लिखते हो। सन 1661, फ्रांस। लुई 14वां, जिसे लोग सन किंग कहते थे, अभी अभी अपनी सत्ता की असली बागडोर संभाल रहा था। पूरे फ्रांस में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान, लेकिन वो अब भी युवा था और उसकी आंखों में वो गहराई थी जो दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा पहचानती है। वहीं दूसरी ओर था निकोलस फुके। फुके कोई आम आदमी नहीं था, वो फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर था। एक विजनरी, एक इंटेलेक्चुअल, एक स्ट्रेटेजिक माइंड जिसके पास चार्म भी था और इन्फ्लुएंस भी। लोगों के बीच उसका नाम ताकत का पर्याय बन चुका था। उसका जीवन विलासिता से भरा हुआ था। कला, साहित्य, राजनीति, अलायंसेस, हर दिशा में उसका दबदबा था। यहाँ तक कि कुछ लोग विस्पर करते थे कि शायद एक दिन फुके ही राजा बन जाए। यही विस्पर्स लुई 13 तक भी पहुंच चुकी थी। लेकिन असली आग तब लगी जब फुके ने अपने लिए एक भव्य सेलिब्रेशन रखा, एक पार्टी जो इतिहास में दर्ज हो गई। शातो दे वोल-विकोंट, फुके का महल, उसकी शोहरत का गढ़। उस शाम फुके ने राजा को इनवाइट किया और फिर जो हुआ वो एक सुप्तल युद्ध था। पर यह युद्ध शब्दों या तलवारों से नहीं, बल्कि कला, वैभव और प्रभाव से लड़ा गया। सैकड़ों मेहमान, बेहतरीन शराब, सोने से जड़ी हुई सजावटें, जलते हुए फव्वारे, नाचती हुई परछाइयां और सबसे बड़ा वेपन, मोलियर का स्पेशली रिटन प्ले। लुई 14 जब उस शाम वहां पहुंचा तो वो सिर्फ एक मेहमान नहीं था, वो अपने ही साम्राज्य में एक आउटसाइडर जैसा महसूस कर रहा था। हर कदम पर उसे यही महसूस हो रहा था, ये सब मुझसे बड़ा क्यों लग रहा है। फुके ने जो बनवाया था वो किसी राजा की शोभा लगती थी, एक ऐसे राजा की जो शायद लुई नहीं था। उस रात जब लुई अपने महल लौटा तो वो खामोश था, पर उसका निर्णय लाउड और इर्रिवर्सिबल था। 3 हफ्तों बाद फुके को अचानक अरेस्ट कर लिया गया। आरोप थे करप्शन, मिसयूज ऑफ फंड्स, कॉन्स्पिरेसी। लेकिन असली गुनाह क्या था? उसने राजा से बड़ा दिखने की गलती कर दी थी। उसने अनजाने में वो बाउंड्री पार कर ली थी जहां लॉयल्टी दिखती है लेकिन ईगो घायल हो जाती है। फुके ने अपनी काबिलियत से एक ऐसा इल्यूजन रचा जो लुई 13 को अपने ही रिफ्लेक्शन से डरा गया। और पावर जब डर जाती है तो वो माफ नहीं करती। फुके पर मुकदमा चला, लंबे समय तक उसे घसीटा गया, कैरेक्टर तोड़ा गया और अंत में उसे उम्र भर के लिए कैद कर दिया गया। अकेले, सड़ते हुए, पूरी दुनिया से काट दिया गया। वो आदमी जो एक समय में पूरे फ्रांस में इन्फ्लुएंस की मिसाल था, अब इतिहास की किताबों में एक वार्निंग बन गया। नेवर मेक योर मास्टर फील इंफीरियर, नेवर मेक हिम डाउट हिज पोजीशन, नेवर मेक हिम फील रिप्लेसेबल। फुके का पतन कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी नहीं था, वो साइकोलॉजी का कोल्ड एग्जीक्यूशन था। और यही था उसका असली अपराध, उसने राजा से ज्यादा प्रभाव छोड़ने की भूल कर दी थी। फुके की कहानी कोई पुरानी राजसी घटना मात्र नहीं थी, वो एक गहराई से भरी चेतावनी है कि ताकतवर लोगों के आसपास ब्रिलियंस भी एक खतरा बन जाती है। पावर को लोग अक्सर एक बाहरी चीज समझते हैं, जैसे ताज, कुर्सी, पैसा या रुतबा। लेकिन असल में पावर एक मानसिक स्थिति है,
एक फ्रैजाइल इल्यूजन जो इनसिक्योरिटी से बनी होती है। लुई 14वें को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। फुकवे ने कोई विद्रोह नहीं किया था। उसने राजा की अवमानना नहीं की थी। उसने सिर्फ खुद को ज्यादा केपेबल, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और ज्यादा एडमायर्ड दिखा दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब आप किसी ऐसे इंसान के सामने उभरते हो जो पहले से अथॉरिटी की पोजीशन में है, तो आपकी ब्रिलियंस उनके लिए इंस्पिरेशन नहीं होती, वो बन जाती है थ्रेट। उनके मन में एक सटल फियर पैदा होता है। अगर ये इतना केपेबल है तो ये मेरी जगह क्यों नहीं ले सकता। पावरफुल लोग रेयरली सिक्योर होते हैं। जितनी ऊंची उनकी कुर्सी होती है उतना ही बड़ा होता है उनका डर कि कोई उन्हें हटा देगा, बदल देगा, पीछे छोड़ देगा। और इस डर का इलाज सिर्फ एक चीज से होता है, एलिमिनेशन। इस साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि आप चाहे कितने भी लॉयल हों, अगर आप सामने वाले से ज्यादा ब्रिलियंस दिखा दोगे तो उसके लिए लॉयल्टी का कोई मतलब नहीं बचेगा। ईगो एक ऐसी चीज है जो लॉजिकल नहीं होती। वो रिस्पेक्ट नहीं चाहती, वो कंट्रोल चाहती है। अब सोचिए, एक ऑफिस में अगर कोई जूनियर अपने मैनेजर से ज्यादा अच्छा काम करने लगे, ज्यादा लोगों का ध्यान खींचने लगे, तो क्या मैनेजर उसे ओपनली अप्रिशिएट करेगा? शायद शुरू में हाँ, लेकिन जैसे ही उसकी पोजीशन को लगने लगेगा कि ये जूनियर फ्यूचर थ्रेट बन सकता है, वो धीरे धीरे उसे पुश करने लगेगा नीचे। पावर की साइकोलॉजी कहती है, डोंट जस्ट बी स्मार्ट, बी स्ट्रेटेजिकली इनविजिबल। ब्रिलियंस को ऐसा दिखाओ जैसे वो उनकी गाइडेंस से आई है। सक्सेस को ऐसा प्रोजेक्ट करो जैसे वो उनके मेंटरशिप की वजह से है। क्योंकि पावरफुल लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो चाहते हैं कंट्रोल। अगर आप उन्हें फील करवा दोगे कि वो लूज कर रहे हैं, तो आप उनकी ईगो को चोट पहुंचा रहे हो, और वो ईगो आपको तबाह कर सकती है। फुके ने यही नहीं समझा। उसे लगा कि टैलेंट और लॉयल्टी साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन वो भूल गया कि पावर की दुनिया में कोई परमानेंट एलाई नहीं होता, सिर्फ टेम्पररी यूजफुलनेस होती है। और जब आपकी यूजफुलनेस थ्रेटन करने लगे, तो आप अब एसेट नहीं रहते, आप लायबिलिटी बन जाते हैं। तो सबक क्या है? कभी भी किसी ऐसे इंसान के सामने अपनी काबिलियत पूरी तरह से मत दिखाओ जो खुद को सुपीरियर मानता है। उनकी इनसिक्योरिटी को मत जगाओ, उनके ईगो को मत चैलेंज करो, और कभी भी उन्हें ये फील मत होने दो कि तुम्हारे बिना वो अधूरे हैं, क्योंकि जिस दिन वो ऐसा महसूस करेंगे, वो तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। आप सोच सकते हो कि निकोलस फुके की कहानी सिर्फ पुराने समय की है, राजाओं और दरबारियों की। लेकिन अगर आप आज की कॉर्पोरेट दुनिया को गौर से देखो, तो हर ऑफिस में कोई ना कोई फुके जरूर होता है। एक ऐसा इंसान जो असाधारण है, जो बाकी सबसे तेज है, जो हर मीटिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो अपने आइडियाज से माहौल बदल देता है, और फिर अचानक एक दिन वो चुप हो जाता है, या गायब हो जाता है, या साइडलाइन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिलियंस अगर बिना स्ट्रैटेजी के दिखाई जाए तो वो एडमिरेशन नहीं, डिस्कम्फर्ट पैदा करती है, खासकर उनके लिए जो ऊपर बैठे हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप अपने सीनियर से बेहतर सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हो, आपकी प्रेजेंस लोगों का ध्यान खींच रही है, आपके आइडियाज प्रेज पा रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद वही प्रेज आपके लिए बोझ बन जाती है। आप सोचते हो, मैं तो सिर्फ अच्छा काम कर रहा हूं, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पावर स्ट्रक्चर। किसी भी हायरार्की में सबसे ऊपर बैठे इंसान को यह पसंद नहीं होता कि कोई और उससे ज्यादा नोटिसेबल हो जाए, क्योंकि नोटिस मतलब अटेंशन, अटेंशन मतलब इन्फ्लुएंस, और इन्फ्लुएंस मतलब पोटेंशियल टू टेक ओवर। आपका इरादा शायद लॉयल्टी है, लेकिन सामने वाला सिर्फ इनसिक्योरिटी देख रहा होता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि वो ओवर क्वालिफाइड थे, या इसलिए कि वो अपने बॉस से ज्यादा कैरिस्मेटिक थे, या इसलिए कि उन्होंने कभी उसकी गलती ओपनली करेक्ट कर दी। पावरफुल लोग गाइडेंस पसंद करते हैं, लेकिन करेक्शन नहीं। उन्हें टैलेंट पसंद है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो उनके नीचे रहे। अगर आप उन्हें ये फील करवा दो कि आप उनके बराबर या उनसे आगे निकल सकते हो, तो आप गेम से बाहर हो चुके हो, बस आपको पता नहीं चला। पावर की साइकोलॉजी कहती है, जो दिखता है वही डराता है। ब्रिलियंस को कमोफ्लाज करना सीखो। कभी भी इतनी तेजी से मत उभरो कि सामने वाला आपकी परछाई से डरने लगे। लोगों को इल्यूजन दो कि आपकी सफलता उनकी वजह से है। उनकी तारीफ करो, उनके वर्ड्स को रिपीट करो,
ऐसा मत दिखाओ कि आप खुद के दम पर आगे बढ़ रहे हो, बल्कि ऐसा दिखाओ कि आप सिर्फ उनके मैप पर चल रहे हो। पावर के साथ खेलना है तो उसे मिरर मत दिखाओ, उसे पर्दा दो जिसकी परछाई में आप खामोशी से ग्रो कर सको। असली खिलाड़ी वही होता है जो मास्टर को मास्टर फील करवाए, जबकि असल कंट्रोल अपने पास रखे। फुके ने यही गलती की। उसने राजा को यह फील करवा दिया कि उसकी मौजूदगी में वो छोटा लग रहा है, और उसी पल वो इररिलेवेंट हो गया। याद रखो, ये दुनिया मेरिट से नहीं चलती, ये चलती है परसेप्शन से। आप सही हो ये ज़रूरी नहीं, सामने वाला थ्रेटेंड फील ना करे, बस यही काफ़ी है। कभी कभी ब्रिलियंस से ज़्यादा ज़रूरी होती है उसका इल्यूजन, और वो इल्यूजन उन्हीं के फेवर में होना चाहिए जो आपसे ऊपर है। पावर की दुनिया में सब कुछ पर्सनल होता है, भले ही लोग उसे प्रोफेशनल कहें। आपकी मेहनत अगर किसी और की इनसिक्योरिटी को जगा दे तो वो मेहनत मेरिट नहीं, खतरा बन जाती है। फुके ने लॉयल्टी दिखाई, इंटेलिजेंस दिखाई, पर उसने एक चीज़ नहीं देखी, सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। पावर का खेल आंखों से नहीं, ईगो से खेला जाता है, और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उभरते हो तो आप उस ईगो के लिए एक अनकहा अपमान बन जाते हो, जिसकी सज़ा सीधी नहीं परमाणु होती है। लॉ, नम ब्रेक, नेवर आउटशाइन द मास्टर कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक सर्वाइवल कोड है। इस दुनिया में जिंदा वही रहते हैं जो अपनी ब्रिलियंस को ढकना जानते हैं और वक्त आने पर ही उजागर करते हैं। कभी ब्रिलियंस दिखाओ, कभी उसे मास्क करो, लेकिन एक रूल हमेशा याद रखना, जो राजा की जगह ले सकता है वो राजा की आंखों में जिंदा नहीं रहता। आप सुन रहे थे अनस्पोकन रेल्म, जहां हम बात करते हैं पावर की साइकोलॉजी, उसके शैडो रूल्स की, और उन सच्चाइयों की जो कहे नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं।